खूबसूरत मोती चुन के लाए हैं मोहम्मद रफी। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज जाने। ही इज़ वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स जिन्होंने शोज़ में आकर दिखाया कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो यू कैन मेक बिग इन लाइफ, एंड हम सभी उनके बहुत बड़े फैंस हैं। सो मोहम्मद जी, आपको ऑल द बेस्ट। मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में आज बात कर रहा हूँ जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनकी गायकी से मैं बहुत मुतासिर होता हूँ। जी हाँ, उनका नाम है मोहम्मद वकील साहब। वैसे तो वो हर जॉनर बहुत अच्छा गाते हैं एंड ऑफ कोर्स सूफ़ी भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन गज़ल की बहुत ही ज़बरदस्त उनको महारत हासिल है। मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो अपने फ़न से ऐसे ही लोगों का दिल जीतते रहें और हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। I remember Mohammed Vakil and he is a very very good singer, very good singer. मोहम्मद वकील गज़ल की दुनिया का भविष्य है और गज़ल की दुनिया का फ्यूचर है। बहुत ही शानदार फनकार हैं। ये मेरे बेटों की तरह हैं। ये बहुत मजबूत, जिसको कहते हैं ना, परफेक्ट सिंगर है। मोहम्मद वकील साहब, सलाम, आदाब, खुशामदीद। और आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जब भी मैं आपकी आवाज़ सुनती हूँ मुझे आप ही की गाई ये गज़ल याद आती है कि दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। और एक बहुत खूबसूरत उसमें एहसास था कि इंसान की जो विरासत है ये पूरी दुनिया है, तो सियासत के बियॉन्ड, उसके बाहर, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वो आपकी मौसीकी वही पैगाम देती है हमें। और एक ऐसी दुनिया में जहाँ बहुत से लोग आपस में रूठे रहते हैं, आपकी मौसीकी का पैगाम है इंसानियत और मोहब्बत जहाँ तक जाए। तो बहुत बहुत खुशी है मुझे कि आपसे आज बात करने को एक बार फिर मुझे मौका मिला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि आपसे मैं बात कर सकूं। और पिछली बार जब आपने इंटरव्यू किया था वो भी मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि आपका जो रुचि आपकी संगीत में है, वो रुचि को देखते हुए जब आप क्वेश्चंस करती हैं तो बहुत मजा आता है। आपने बात की कि वो नज्म इतनी खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं कि वो नज्म बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि सच्चाई भी यही है कि इंसान इंसान के काम में आता है। और उनीदा फाजी साहब ने लिखी थी, और यकीन मानिए उस नज्म को गाने के बाद ऐसा कोई मेरा परफॉर्मेंस नहीं है जहां मैंने उस नज्म को ना गाया। क्योंकि एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो जिनका काम है वो अहले सियासत जाने, वो जिनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जी तो देखिए देखिए हमारे जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उस देश में बहुत वर्षों से ये हमारी सभ्यता संस्कृति है कि हम एक दूसरे के साथ रहे हैं और रहेंगे। और मुझे आपको बहुत अच्छा लगता है बताने में कि रीमा जी, मैं जिस परिवार के साथ बम्बई में रहता हूँ पिछले 24-25 साल से, वो एक गुजराती नागर ब्राह्मण परिवार है। और उनके मुझ पे इतने एहसान हैं, उन्होंने उन्होंने मुझे बेटे की तरह रखा है, मिस्टर बद्रायु वैष्णव, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। और जब कभी दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रि होती है, तो मेरे भजन से शुरू करते हैं। और इत्तेफाक से अगर मैं रमजान के महीने में मुंबई होता हूँ तो वो फ्रूट्स वगैरह का सब अरेंजमेंट करते हैं। और उनके अलावा भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ाया, बहुत मदद की। जैसे कि कुलीन त्रिवेदी साहब, ज्योतिन्द्र त्रिवेदी जी, धीरेन्द्र दवे साहब, कैलाश चरण जी, नदीम तरीन साहब, ऐसे बहुत सारे लोग। तो ये तो सबसे पहला जो पैगाम है, कोई भी प्रोफेशन हो, हम अच्छे इंसान बने, और हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। वो सबसे बड़ा मजहब है। जी जी बिल्कुल। और आपकी जब मैंने आवाज़ जब पहली बार सुनी थी सारेगामा में, तो सबसे अलग मुझे लगी थी उस वक्त भी, क्योंकि उसमें एक तैयारी की जो एक पुख्तगी थी वो थी कि बरसों की तालीम सुनाई देती है आपकी आवाज़ में। और वो आपको मिली अपने उस्तादों से, मोहम्मद और अहमद हुसैन साहब से। और उनके साथ आपने जी बरसों जयपुर घराने की
छत्र छाया में आपने संगीत की तालीम हासिल की, और उसके बाद शायद 8 साल की उम्र से आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी थी, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ रीमा जी के जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो एक ऐसी जगह है जहाँ सुरों की इबादत होती है। मेरे दादाजी उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब, नाना जी उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले बहुत ही बड़े फनकार थे, बहुत ही बड़े थे। और उनका आज भी मौसीकी की दुनिया में नाम कान पकड़ कर लिया जाता है। तो मेरी परवरिश ननिहाल में हुई, मतलब नाना जी के घर पे हुई। और मैंने जैसी थोड़ा सा होश संभाला, होश क्या, थोड़ा सा छोटा था जब भी, तो उस वक्त जो माहौल था कि नाना जी गा रहे हैं, मेरे दोनों उस्ताद जी गा रहे हैं, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब। तो वो माहौल माहौल ही इंसान को बनाता है, माहौल ही इंसान को बिगाड़ता है, ये जी मैं सुनता चला हूँ। तो जी उस माहौल का मुझ पे ये असर हुआ कि जब मौसीकी सुनी तो वो एकदम लगता था कि भाई ये तो ऐसी चीज है, इसको छोड़ना नहीं है। वो रियाज कर रहे हैं तो उस टाइम पे बैठे रहना है। तो जब मेरे दोनों उस्ताद जी हैं उनके एक शागिर्द थे, तो जब वो आए तो उस्ताद जी ने कहा ये कंपोजिशन याद कर लो। तो मैं भी रूम में बैठा था, उन्होंने याद कर ली। तो बोले आपने याद कर ली? बोले ठीक है। सॉरी, बोले कल सुना देंगे आप? बोले हाँ सुना दूंगा उस्ताद। तो वो चले गए। उसके बाद खेलते खेलते मैं वो चीज गाने लगा, वो उस्ताद जी ने सुन लिया था। तो नेक्स्ट डे वापस ऐसे हुआ, बोले आपने कंपोजिशन याद करी शागिर साहब से? बोले हाँ कर ली। सुनाइए। बोले उस्ताद मुझे मुखड़ा याद हुआ, अंतरा याद हुआ। तो मुझसे कहा सुनाओ। तो बच्चा बेधड़क होता है, तो मैंने सुना दी। तो ये शौक की बात होती है। तो हम्म तब से वो शौक ऐसा लगा कि जब भी मैं कहीं रास्ते से गुजरता था और कहीं रेडियो बजता था, तो चाहे मन्नाडे साहब गा रहे हो, रफी साहब, लता जी, आशा जी, तो मैं रुक जाया करता था कि भैया मैं थोड़ी देर खड़ा होकर सुन लूँ। हाँ हाँ सुन लीजिए। तो वो शौक ऐसा लगा कि बहुत ही छोटी सी उम्र में उस्ताद जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक प्रोग्राम में, मास्टर मदन साहब, जहाँ मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। और महान संगीतकार जयदेव साहब, रवि साहब ने मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया। हम्म तो वो वातावरण वातावरण ऐसा मिला मुझे, मालिक की बहुत मेहरबानी है। लेकिन रीमा जी आप जरूर अग्री करेंगे मेरी बात से कि जब कोई आदमी संगीत परिवार से होता है, म्यूजिकल फैमिली से, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं इस चीज की कि लोग एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं आपसे, उनकी अपेक्षाएं ज्यादा होती है कि ये उस परिवार से है तो ये शायद अच्छा करेगा। तो वो जो एक जिम्मेदारी है, उसको मैंने बचपन से ही मुझे लगा कि नहीं, हमारे सब बुजुर्गों ने संगीत की सेवा की, भारतीय संगीत की, मुझे भी संगीत की सेवा करनी है। हम्म तो बचपन ऐसे गुजरा है मेरा। जी। जब आपने सारेगामा जीता था तो उस वक्त बहुत जो अजीम फनकार थे हमारे देश के, जगजीत सिंह साहब, परवीन सुल्ताना, नौशाद साहब, बहुत से ऐसे, हरिप्रसाद चौरसिया, कुछ नाम है उन सब में से जिन्होंने आपको चुना था उस वक्त। और एक बहुत ही अलग किस्म जी का वो मयार था उस शो का, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज जजेस थे उसके और उन्होंने आपको चुना था। जी। उस दौर की कोई, उस सफर की कोई बेहतरीन, कोई बहुत दिल के करीब याद है आपके, जो अब भी आपको जब आती है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है आपका? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है रीवा जी के जो इतनी बड़ी हस्तियां हैं, नौशाद साहब, फयाम साहब, ओपी नैयर साहब, पंडित जसराज जी, जगजीत सिंह साहब, परवीन सुल्ताना जी, इनको बचपन से सिर्फ इनका नाम ही सुना था। और नाम सुन सुन के, इनका काम सुन सुन के बड़े हुए। तो एक दिल में एक हसरत थी कि कभी हो सकता है इनके दर्शन हो जाए। और कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे डायरेक्टर गजेंद्र सिंह साहब ने सबको इकट्ठा किया एक हम्म टाइम पे। और वो हिस्टोरिकल मेगा फाइनल था, वो वैसा कभी हो नहीं सकता, इतने लोगों को जमा करना। तो हम्म जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग, इतने बड़े लोग हमारे जज हैं, तो पहले तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ये हम देख रहे हैं, इनको एक सपना है। बट सच में मुझे बताते हुए खुशी होती है। आपने कहा ना मुझे क्या याद रहता है, तो मुझे सबसे पहले ये याद रहता है तो पैनल जजेस की थी। और उन लोगों ने, किसी ने भी हमसे इतना सा भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे हमको तकलीफ हो। जैसे कि आजकल अनफॉर्चुनेटली रियलिटी शोज में ड्रामा ज्यादा होता है, संगीत कम होता है। उस टाइम पे सिर्फ संगीत था, ड्रामा नहीं था। और सब जजेस ने कुछ भी नहीं बोला हमारे गाने के बाद कि तुमने ये गलत कर दिया या वो कर देते। क्योंकि हमारे राजस्थानी में कहावत है कि थोता चना बाजे घाना। तो
जो फलदार दरख्त होते हैं जिनमें फल लगे हुए होते हैं वो बोलते नहीं। उन लोगों ने हमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ अलावा आशीर्वाद के उन्होंने आशीर्वाद दिया, दुआएं दी और कुछ नहीं बोला। और उनके आज से इतना बड़ा सम्मान पाना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इसके लायक अपने आप को समझता नहीं। और दूसरी याद उसी प्रोग्राम की है कि जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो उससे पहले वॉकमैन लेके मैं केसरिया बालम जो उस्ताद जी ने मुझे याद करा था, वो मैं सुन रहा था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पीछे जगजीत सिंह साहब खड़े हैं। और जब मैं सुनते सुनते साथ गा रहा था तो अचानक से सामने आ गए। तो मैं तो एकदम नर्वस हो गया। सर आप पैर वैर छुए, बहुत बढ़िया, कहाँ से हो? मैं जयपुर से। बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन जब अभी फाइनल हो उसमें ऐसे भी अच्छा गाना। तो मतलब इतने बड़े लोगों से अगर आपको आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। फिर मेरा तो साथ जगजीत सिंह साहब के साथ मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ज्यादा रहा। मैंने जगजीत सिंह साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया। मैंने जगजीत सिंह साहब के साथ एक बार राजकोट में स्टेज शेयर किया, जो दुर्गा जसराज जी का प्रोग्राम होता है आइडिया जलसा का, उसमें एक बार मैंने स्टेज शेयर किया उनके साथ ताजमहल सारेगामा मिलेनियम स्पेशल। और एक बार हमने एक सॉन्ग किया था राजस्थान में, जो यूट्यूब पर भी है, आओरी पधारो मारे देश। तो वो उनके साथ हाँ, राज बब्बर साहब की टीवी सीरियल महाराजा रंजीत सिंह में उन्होंने एक बंदिश गवाई थी मुझे, मोहम्मद शाह रंगीले साहब की। तो मैं तो इतना खुशनसीब हूँ कि जगजीत सिंह साहब के साथ बहुत सारा समय गुजरा। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है, एक बार जब राज बब्बर साहब का वो सीरियल था महाराजा रंजीत रंजीत सिंह, तो उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो उसकी रिकॉर्डिंग की एक हफ्ता पहले जगजीत जी ने मुझे कहा कि मोहम्मद वकील ये डेट पे अपने को रिकॉर्ड करना है। तो मैंने जब हिसाब लगाया मन में, तो उस दिन लगा मुझे अगर चांद हो गया तो ईद हो सकती। मैंने कहा सर उस दिन अगर ईद हो गई तो बोले क्यों, ईद के दिन काम नहीं होता? तो मैंने तो बहुत खुशी की बात होगी कि ईद के दिन तुम काम करोगे। तो उनको ये मालूम था कि ये लड़का अपनी फैमिली से दूर है अभी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, अपने बच्चों से दूर है, अपनी मदर से, अपनी वाइफ सबसे दूर है, और मेरे लिए रिकॉर्डिंग करने आया है। उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सरप्राइज के तौर पर, संगीत स्टूडियो नाम था, वहां पे उन्होंने ऊपर शीर खुरमा बन रहा था सबके लिए, ताकि उसको एहसास ना हो कि देखो हम शीर खुरमा नहीं खाया। फिर क्योंकि काफी चिल्ड था स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उन्होंने अपने मैनेजर साहब से कहा कुलदीप जाओ सॉक्स लेके आओ। और वो सॉक्स वाले टॉवल वाले मंगाए और पहले मुझे दिए, तो तुम्हें सर्दी लग रही है पहन लो। तो उनमें इतनी सारी बड़ी बातें थी जगजीत सिंह साहब में कि वो अपने जूनियर्स को भी प्रमोट करते थे। कभी बताते थे कि तुम जल्दी सोया करो ताकि तुम्हारा गला अच्छा रहे। तो वो सब चीजें मुझे बहुत बहुत याद आती। जी, मुझे आपके एक वाकये की याद आ रही है जो आपने एक बार शेयर किया था। मैं अच्छा लगेगा एक बार फिर दोहराएं। आपके जीतने के बाद एक मिनिस्टर साहब थे जो आपके बहुत बड़े फैन हो गए थे, और एक बार आपको एक पाली हिल के जी। बंगले में वो ले गए थे और वहां कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए एक बार फिर से। मुझे याद है कि मैं जयपुर में एक बार था, तो मुझे कुछ लोगों का फोन आया कि भाई एन के बी सालवी साहब जयपुर आए हुए। और क्योंकि साहब बहुत ही अच्छी तरह संगीत को समझते भी हैं, खुद हारमोनियम बजा के गाते हैं, तो आपको उनके सामने गाना है, बट साहब अच्छा सुनते हैं, ठीक है। तो मैं गया, मेरे साथ मेरे म्यूजिशियन थे, और उनके स्वीट रूम में सिर्फ 8 लोग थे उनको मिलाकर, सिर्फ 8 लोग। लेकिन रीमा जी आप यकीन मानिए, वो जो 8 लोग उनके साथ बैठे हुए थे और जो सही जगह पे दाद दे रहे थे, मुझे लग रहा था कि 800 लोग बैठे। हम्म। इतने इतने अच्छे तरीके से वो सुन रहे थे कि हमने बड़े मूड से गाया। कोई कलाकार को अगर सही जगह पे दाद मिल जाए तो उसका मूड बन जाता है। और जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो बोले बेटा यहाँ आइए आप, और अपना वॉलेट निकाला। बोले वॉलेट में जितने पैसे हैं वो आपके हैं, वो पेमेंट आपकी अलग से है, जो भी आएगी, लेकिन ये आपके पैसे हैं। और उसके अलावा ये वो मंथ था जनवरी का, और सॉरी मंथ था जनवरी का और ईयर था 2001। तो मुझे बोले कि 19 मार्च आप अभी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा सरप्राइज देने वाला था जिंदगी भर आप याद रखेंगे। मैं सर जरूर। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि 19 मार्च जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन बन जाएगा। क्योंकि जब हम उनके बंगलों पे पहुंचे तो ये बात है सन 2001 की। दिलीप कुमार साहब की सेहत तब बहुत अच्छी थी।
और दिलीप साहब को जब हमने देखा तो मैंने कहा शायद यही सरप्राइज है बहुत बड़ा कि इनसे मिला है इनके सामने। मुझे ये कहीं कहीं से पता पड़ा था कि दिलीप कुमार साहब को संगीत का इतना शौक था कि उन्होंने थोड़ा सा सीखा भी था जी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। जी जी। तो जब हमने दिलीप कुमार साहब के सामने एक राग गाया मारवा, तो मैंने उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट गाया था उस गजल को। तो मुझसे बोले कि हाँ ये मियाँ। तो मैं डरते डरते गया, मैं सोचा तो कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। तो बोले ये तो राग मारवा था। ये सुन के मुझे और ताज्जुब हुआ कि ये कितने बड़े महान एक्टर हैं और ये हमसे राग की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। तो उसकी थोड़ी देर बाद फिर हमने गाना शुरू किया। क्या देखता हूँ मैं कि लता जी तशरीफ लाए। मुझे तो आज भी, सच्ची मानिए, मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि हम उनसे मिले या उनके सामने कुछ पेश किया। और उनकी सादगी लता जी की क्या थी कि जब सालवे साहब ने उनसे मिलाया, मैंने पैर छुए, सालवे साहब ने कहा कि लता हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो, क्योंकि सालवे साहब बड़े थे लता जी से। लता जी राखी बांधती थी। तो लता जी ने कहा अरे ये लड़के को तो मैं सारे का सुना है, इसने तो ये रफ़ी साहब का भी गाया था, मोहम्मद रफ़ी का, और इसने तो केसरिया भी गाया। तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है कि उन्होंने याद रखा। और आप सोचिए ना कि जो कोई बड़े बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम फर्स्ट रो में बैठे, सबसे पहले आगे बैठेंगे ताकि हमें सब देखते रहें। लेकिन लता जी ने ये बड़प्पन किया कि वो सबसे पीछे जाके बैठी। ये नहीं कि मुझे आगे बैठना है, सबसे पीछे जाके बैठी और एक 1.5 घंटा सुना और बोली भाई मुझे बुखार है वरना मैं आपको और सुनती। तो हम्म मेरे तो वो उस वाकये को याद करके बहुत मेरा दिल भी भर आता है। और मुझे लता जी को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो लता जी के बगैर, को सुने बगैर कोई भी सिंगर नहीं बन सकता। वो हम्म एक इंस्टीट्यूट थी। हम्म हम्म। आपने 2006 में शायद वीर ज़ारा के लिए एक कवाली गाई थी, बहुत मशहूर हुई थी जी वो। जी अपने जी उस्तादों के साथ ही आपने वो कवाली गाई थी, और आया तेरे दर पे दीवाना। जी। जी। उस वक्त क्या यश चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई थी? आपकी कुछ यादें हैं उस दौर की? कैसे रिकॉर्डिंग हुई थी, कैसे वो पूरा माहौल बना उस कवाली का? ग्रेट मदन मोहन साहब, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक ऐसे संगीतकार कि जिनके गाने में उनकी कंपोजिशन में इतनी रूहानियत है, इतना रूदार उन्होंने काम किया है कि जिस पे अल्फाज अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो उनके जो बेटे हैं संजीव कौली साहब, उनका मेरे पास फोन आया था कि मोहम्मद वकील, मेरे पिताजी की कुछ ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं जो यश जी वापस इस्तेमाल करना चाहते हैं फिल्म में, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों उस्ताद और तुम गाओ। लेकिन क्योंकि संजीव कौली साहब की सबसे अच्छी बात ये बहुत ही साफ गोई है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोले मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे उस्ताद तो बहुत अच्छे हैं और तुम भी अच्छा गाते हो, बट एक बार यश जी को हमें सुनाना है आप लोगों में, ठीक है। मुंबई में यश जी के बंगलों पे जब वो पूरा कंपोजिशन याद कर लिया हमने, वो पहले तो हमने सुना मदन मोहन साहब ने खुद ने गाया हुआ है वो, तो उनकी आवाज़ सुन के और अच्छा लगा। फिर वो कंपोजिशन याद करके जब बंगलों पे गए तो हमारे यश चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई। तो हम लोग गा रहे थे तो वो सुन रहे थे, कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना सा बोला कि मैं ही चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सीन सुन लीजिए कि सीन क्या है, ताकि फिर वो फीलिंग फीलिंग आपको समझ में आएगी कि ये गाने में क्या मुझे महसूस कराना है। तो उन्होंने अपना सीन बताया तो फिर समझ में अपने आप आ गया कि नहीं, हमको इस तरह से गाना है, इसकी फीलिंग अलग है। तो कोई अगर मगरूर आदमी होता, घमंडी आदमी होता उनकी जगह, तो कहता नहीं क्या गा रहे हैं आप लोग, ऐसा है। लेकिन इतने प्यार से समझाया। और उसके अलावा मैं हर इंटरव्यू में ये बात बोलता हूँ कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिला ये चोपड़ा साहब से कि जब मुझे याद है एम्पायर स्टूडियो में हमारी जब रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी, तो संजीव कौली साहब ने बुलाया कि सर आप आ जाइए और गाना सुन लीजिए। तकरीबन 3 से 3:30 बजे का टाइम था। और जब जी तशरीफ लाए तो उन्होंने, संजीव कौली साहब ने एक बात बोली, उन्होंने संजीव कौली जी को, जो अपने आप में बहुत ही सीखने वाली बात है। हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी बॉस है या कोई भी बड़ा आदमी, वो हमेशा ऑर्डर देता है, ये लेके आओ, वो कर दो, ये कर दो। लेकिन नहीं, बड़े प्यार से संजीव जी से बोले, संजीव मुझे भूख लगी, कुछ खाने को मिल सकता है? तो जिस तरह से उन्होंने संजीव जी से कहा, तो मुझे लगा देखिए
कितनी बड़ी बात है कि इतने महान आदमी, इतना कुछ काम किया है, इतना इंडस्ट्री को दिया है, इतने बड़े आदमी हैं, इतनी उम्र है, इतने सीनियर हैं, लेकिन उनका अंदाज क्या है बात करने का, और किस तरह से लोगों से पेश आते हैं। तो मुझे शेर याद आता है उनके लिए कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना। हम्म। तो यश जी ने बड़ापन बता दिया कि ये बड़प्पन है। जी जी। आपने एक बार कहा था कि तालीम की जो दुनिया है बिल्कुल अलग होती है, और मौसीकी जी। की दुनिया ऐसी होती है जहाँ पे ज्यादा तालीम भी कम होती है। तो आज की दुनिया हम्म। में जहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करने की एक होड़ लगी हुई है लोगों में, आपको लगता है तालीम याफ्ता जो कलाकार हैं या फनकार हैं उनकी कद्र है आज के दौर में? देखिए, मैं दौर की बात करूंगा, लेकिन दौर कोई भी हो, कद्र उन्हीं की होती है जो सीखे हुए होते हैं। हम्म। क्योंकि उस आदमी में ना तो कोई ड्रामेबाजी होती, क्योंकि जो आदमी सीखेगा उसमें ड्रामेबाजी नहीं, उसके अंदर इल्म होगा, उसके अंदर फन होगा, उसके अंदर शास्त्रीयता होगी। और जहाँ तक सवाल है कि इल्म का, तो आप कभी भी देखिए, जो भी आदमी कोई भी हो, A to Z, जो आदमी सीख के आया है वो लंबा चलता है, क्योंकि उसके पीछे सबक, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे नाना जी कहते थे कि अगर संगीत सीखा है तो गाना, और अगर हम्म। संगीत नहीं सीखा है तो गा ना। तो उस्ताद अमीर खान साहब ने कहा था कि ये ऐसा काम है कि बहुत करो तो थोड़ा सा आता है। अगर हम लोग एक हफ्ता रियाज नहीं करते तो हमारे खुद के समझ में आता है, और अगर हम 2 हफ्ता नहीं करते हैं तो सामने वाले की समझ सामने में आता है। वाले जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि दूर तक वही जाएगा जिसने सीखा है, और जिसने नहीं सीखा है वो चकाचौंध में कहीं ना कहीं आपको कहीं गुम हो जाएगा। हाँ, हम्म। ये जरूर है कि मुझे कुछ एक दो चीजें देख के बड़ी तकलीफ होती है, कि जैसे रियलिटी शो में ड्रामा ज्यादा हो गया आजकल। आप, रीमा जी, आप खुद ही बताइए कि अपने घर की बातें हम अपने घर में रखते हैं, हम चाहते नहीं कि हमारे घर की बात बाहर जाए। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि रियलिटी शो में आदमी उन्हीं चीजों को बाहर पेश करता है कि मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में तकलीफ है। आज भी आप चाहें किसी को भी उठा लें, दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, जगजीत सिंह साहब को, गुलाम अली साहब को, मेहंदी साहब को, किसी बड़े आर्टिस्ट को, हर आदमी ने तकलीफ उठाई। मैंने भी बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन मैंने कभी भी टेलीविजन पे बोला नहीं है ऑन कैमरा कि मैंने स्ट्रगल किया, या हमारे पास ये नहीं था, या हमने ऐसे से गुजारा। तो वो सब चीजें रियलिटी शो में, ये सब सिंपैथी पाने के लिए नहीं करना चाहिए। आप रियाज इतना करें, आप मेहनत इतनी करें, आपका गाना इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी वो जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें दिखना चाहिए कि आपने सीखा है। जी। गजल की जहां तक बात होती है तो एक रागदारी और रूहदारी और लफ्जों के माने समझ के उनको गाना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपको लगता है गजल का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि आप जैसे जो रूहदार कलाकार जो हैं वो कम है हमारे बीच में? गजल का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। उसकी वजह ये है कि एक तो मुझे याद है कि एक शो को मैंने होस्ट किया था टेलीविजन पे, और उस प्रोग्राम में गजल गाने के लिए जितने लोग आते थे वो बहुत ही कम उम्र के थे, और सब लोग सीखे हुए थे, क्योंकि गजल गाना है तो गजल गाने के लिए आपको अ, उसकी आपकी गायकी अच्छी होनी चाहिए, गायकी अच्छी होनी चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा तो आपको शास्त्रीय संगीत भी सीखना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको शायरी की भी तमीज होगी कि भाई आपके तलफ़ुज़ क्या है, आप अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तो वो प्रोग्राम में काफी यंग लोग आते थे, और साथ में अभी भी आप देखें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी गजल गा रहे हैं। तो गजल का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक ही शिकायत रहती है मीडिया से, कि मीडिया हमारे इस जॉनर को प्रमोट नहीं करता। अगर वो हमारी गजल गायकी को प्रमोट करे तो आई थिंक और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है गजल। जी। एक दौर था जब महफिलों से ड्राइंग रूम्स तक गजल आ गई थी जगजीत सिंह साहब जैसे कलाकारों की वजह से। क्या मीडियम, किस मीडियम के जरिए गजल फैल सकती है? क्योंकि कॉन्सर्ट्स मुझे पता है आप करते हैं। इसके अलावा क्या इतनी ऑनलाइन, आजकल वही एक जरिया है कि एल्बम्स का वक्त गया और सीडीज नहीं कोई खरीदता है इस वक्त।
सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो गजल को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और ज्यादा? देखिए, गजल को प्रमोट करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि अब जितना भी काम है वो सोशल मीडिया पर ही है। जी तो जो भी जैसे मैं अपनी जो भी चीजें रिलीज करता हूँ, अपनी गजलें, वो सब अलग अलग सोशल मीडिया पे करता हूँ। अगर ऐसा हो जाए कि जैसे जो बड़े दीगर चैनल्स हैं उन पे अगर ऐसा हो कि हम कोई भी फनकार, ऐसा नहीं कि वो मुझे बुलाएं, इसको बुलाएं, इसको बुलाएं, हर हर हफ्ते अगर एक प्रोग्राम आधे घंटे का भी वो गजल का करते हैं, जी तो मेरे ख्याल से गजल और ज्यादा जोश में आके लोगों तक पहुंचेगी। जी और दूसरा ये है कि ये जो प्राइवेट महफिल में वो आपने जिक्र किया, मुझे रीमा जी कहीं ना कहीं आप लगता है कि या तो आपने संगीत सीखा है या तो बहुत ही अच्छा आपने संगीत सुना है। गजल प्राइवेट महफिलें जो होती है ना, उसमें जो गाने का मजा आता है वो मेरे ख्याल से ठीक है, ऑडिटोरियम्स में भी आता है, लेकिन छोटी महफिलों में जो एक एक्स्ट्रा मूड बनता है वो उसकी बात अलग ही है। तो ये ऐसी महफिलें होती रहनी चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जिसमें गजल गायकी और गजल अच्छी शायरी को सुनने का मौका जी। इस वक्त आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? कुछ नया प्रोजेक्ट क्या? मिले। इस वक्त जी हाँ, जी हाँ, मैंने अभी पिछले साल तो मैंने रिलीज किया था एक गाना जो खिराज अकीदत था जगजीत सिंह साहब को, और प्रतिभा ने और मैंने साथ में गाया था, प्रतिभा सिंह बघेल जो बहुत अच्छा गाती है। तो वो गाना बहुत लोगों को पसंद आया, गम का खजाना तेरा भी मेरा भी। तो वो गाना नजराना हमारा बहुत चला था। अभी अभी मैं एक और डुएट कंपोज किया मैंने जो प्रतिभा के साथ आ रहा है। उससे पहले अभी मैंने गजल गाई थी, अगर आप सुने मेरे चैनल पे, कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। हम्म। वो मैंने किया था। और एक मेरा और गाना आया था अभी, रेख्ता, जो एक जी जी बहुत अच्छा इदारा है, रेख्ता के लिए भी मैंने एक कुछ गजलें कंपोज की हैं और वो मैं भी गा के आया हूँ उनके लिए, और उम्मीद करता हूँ जल्दी रिलीज करेंगे। उसके अलावा एक जिंगल किया था मैंने जो यूएस के लिए किया था। और अभी जब कोविड का टाइम था तो तब भी हमने कुछ अच्छी चीजें की थी, उदित नारायण साहब के साथ किया था एक कोविड अवेयरनेस सॉन्ग। और अभी मैं ज्यादातर कुछ गजलें कंपोज करता रहता हूँ, और वो लाइनअप है, कुछ चीजें अच्छी हैं जो हम्म। आने वाली हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वो पसंद आएंगी, क्योंकि मैं एक चीज में बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत यकीन रखता हूँ कि संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको रूहानी सुकून देता है। कभी कभी, क्योंकि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपके गुरु जी ने बता दिया आपको कि आपको 1 घंटा बेटा रियाज करना है। अब आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, अभी 15 मिनट हुए रियाज किए हुए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ इतना, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको संगीत से इतना प्यार होना चाहिए जैसे आप अपने बच्चों से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, अपनी वाइफ से करते हैं, वो संगीत से वैसा ही प्यार होना चाहिए। और मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा रीमा जी के, मेरे क्या साइनस का एक ऑपरेशन हुआ था, मेरी बोन बढ़ गई थी, तो नाक की हड्डी। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि 10-12 साल पुरानी बात, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप तकरीबन 20 दिन निभा पाएंगे सर्जरी के बाद। तो मुझे तो रियाज करने की रोज आदत, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो सर्जरी के बाद 20 दिन, 25 दिन, एक महीना, 40-45 दिन हो गए, जब मैं गाना चाह रहा था मेरा जो टोन है ना वो नेजल टोन आ रहा था, और मैं इतना ज्यादा परेशान था, इतना दुखी था उस चीज से, कि मेरे अंदर का कलाकार है ना, उसमें घुटन हो रही थी मुझे कि मैं कैसे गाऊं, कब गाऊंगा। और सामने टेलीविजन पे मैंने कुछ एक प्रोग्राम देखा, कुछ कोई गा रहे थे, तो उनको गाते हुए देख के मैं मुझे काफी दुख हुआ, ये सोच के कि मैं क्यों नहीं गा पा रहा, ये इतना अच्छा गा रहा है, इनको सुन रहा हूँ, मैं कब गा पाऊंगा। तो मैं काफी रोने लगा ये सोच के कि पता नहीं मेरा गाना कब खुलेगा। लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक एल्बम किया था गुजारिश टाइम्स जी म्यूजिक के साथ। जी जी तो उसके उस रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं मुंबई जा रहा था जयपुर से, तो मैंने जाहिर सी बात टेक ऑफ कर चुकी फ्लाइट आधे घंटे बाद, मैंने विंडो में आसमान की तरफ देख के कहा कि आप दुनिया के रखवाले हो, हर इंसान आपसे मांगता है, मैं भी आपसे मांगता हूँ कि मेरा संगीत लौटा दीजिए। और मैंने इतनी गिड़गिड़ा की दुआ की। उसके बाद जब मैंने वो एल्बम किया, तो वो एल्बम मेरा
हर इंसान को अपनी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है, लगता है कि ये मैंने ज्यादा अच्छा किया। जैसे हम्म। आप भी इतना अच्छा काम करती है, तो कोई इंटरव्यू आपको लगता हो ये इंटरव्यू ज्यादा अच्छा हुआ। वैसे मुझे मेरी जिंदगी में मेरे म्यूजिक के करीब वो एल्बम बहुत अच्छा है, तो मैंने बहुत अच्छा गाया उसमें। और मैं अपने आप से मुझे लगा कि हाँ मैंने अच्छा किया मेरे पास है वो आपका एल्बम। उस है। जी जमाने में शुक्रिया। कैसेट मैंने खरीदा था ना, सीडी, सीडी खरीदा था। जी जी। जी, सीडी हाँ सीडी। सीडी था। उसी एल्बम से अपना कोई पसंदीदा, अगर कोई आपकी गजल की कोई एक लाइन अगर सुना सकें तो प्लीज, बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। मैंने उसमें बहुत नहीं नहीं आपको मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू किया था। और देखिए, अगर इंटरव्यू करने वाले को संगीत के बारे में थोड़ा पता हो तो ज्यादा मजा आता है। क्योंकि क्या होता है, कई लोग इंटरव्यू करते हैं, वो कुछ जिस तरह के सवाल होते हैं उनसे लगता है कि मेरे ख्याल जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन आपके साथ मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे याद है कि उसमें मैंने खिराज अकीदत ट्रिब्यूट दिया था अपने बड़े जो आर्टिस्ट गुजरे हैं हमारे, जैसे कि फरीदा खानम जी, जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली साहब, मेहंदी साहब, और लता जी को। तो उसमें जब मैंने ये रिकॉर्ड किया, एल्बम रिलीज हुआ, तो मैंने संजीव कौली साहब को कहा कि सर मैं लता जी जैसा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने तरीके से अपने अंदाज में कुछ कोशिश की है, तो आप सुनिएगा। तो कुछ टाइम बाद उनका मेरे पास बहुत अच्छा आया कि यार जो वेरिएशंस थे ये आपके खुद के थे, जो अच्छी बात। तो मैं रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। बहुत 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 शुक्रिया आपका। और जाने से पहले मुझे नौशाद साहब का वो शेर याद आता है जिन्होंने आपके लिए कहा था कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। आप ही के लिए उन्होंने ये बात कही थी। तो बस यही हमारी दुआ है कि आप इसी तरह परवाज करते रहें, अपनी रोशनी दुनिया में फैलाते रहें, हर गोशे में आपकी आवाज का जो जादू है वो चलता रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाते जाते आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये इज्जतों का ताज यूं ही नहीं मिला है, अल्लाह का करम है, बड़ों की दुआ है। तो ये सब दुआओं से मिला है। मुझे याद है सारेगामा के टाइम पे ना जाने कितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की, और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ा, किसी ने मेरी नमाज पढ़ी। तो मेरी तो यही एक दिली तमन्ना है और दुआ भी है कि हमारा जो देश है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, हमारे देश में खुशहाली रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मुझे चार मिसरे एक राम राजस्थानी साहब के याद आते हैं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। बस। और कृष्ण कृष्ण शुक्रिया, कृष्ण बिहारी नूर साहब का शेर है कि जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ, जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ, बात तब है जब नमाज और आरती हो साथ साथ। वाह वाह, इंशाल्लाह ऐसा हो। बस यही दुआ है हमारी। आप जैसे लोग हैं, आपके जो चिराग आप जला रहे हैं उनकी रोशनी बहुत दूर तक जाएगी, मुझे पूरा पूरा इस बात का भरोसा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच रीमा जी, आपने मुझे याद किया, बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Hi, this is Rima, and if you liked what you just saw, then
Do like and subscribe, because remember, this is a safe space for people to talk, share their stories, to hear each other, make some time in their busy lives for unboxed conversations.